प्यारे विद्यार्थियों, आज की हमारी क्लास है हरियाणा जीके से संबंधित। आज का जो लेक्चर है इसमें हम अक्टूबर 2021 के जो संपूर्ण पूरे महीने के जो जीके है उसका अध्ययन करेंगे। उसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं अक्टूबर के अंदर, और ये हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चाहे वो हरियाणा का सीईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एस्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो या एचसीएस का एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके अंदर से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये सभी जो इसमें हमने प्रश्न लिए हैं ये प्रमाणिक तथ्यों के साथ लिए हैं। काफ़ी इनके ऊपर मेहनत की गई है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई है, उसके बाद में इनको आपके लिए उपलब्ध करवाया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दृश्य के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये किससे संबंधित है। तो दृश्य की फुल फॉर्म है ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड। ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड। तो हरियाणा सरकार की है ये, हरियाणा सरकार की ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड। पहल का उद्देश्य क्या है? मैनुअल संरक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों और इमेजिंग कार्यों को जल्दी से जल्दी पूरा करना है। IGRAU और ड्रोन डेस्टिनेशन वर्तमान में हरियाणा के मानेसर, कहाँ पे है ये? हरियाणा के मानेसर में है। मानेसर कहाँ है? गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में है। और एक कर्नाटक के बेंगलुरु में अपने 2 उपग्रह परिसरों का परिचालन कर रहा है। ये ड्रोन होता है। तो ये ड्रोन क्या क्या काम करेगा? तो ये शुरू किया गया था 4 अक्टूबर को। कब हुआ था ये? 4 अक्टूबर को किया गया था। और इसके जो मुखिया है, इसके जो चेयरमैन है, जो इसका दृश्य के चेयरमैन है मनोहर लाल खट्टर। चेयरमैन कौन है? मनोहर लाल, जो हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। और वाइस चेयरमैन है इसके विजयवर्धन, जो हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं। तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है हरियाणा में हर वर्ष मैनुअल होने वाले सर्वे के कार्यों में आने वाली दिक्कतों को दूर करना। और इसका उपयोग राजस्व में होगा। किस में होगा? राजस्व में होगा। खनन में प्रयोग किया जाएगा, वनों के लिए, यातायात के लिए, नगर व योजना विभाग के लिए और कृषि के लिए। ऐसे सभी कामों के लिए ये जो ड्रोन वाला सिस्टम है दृश्य, इसका प्रयोग किया जाएगा। प्रदेश में यह एक अनूठी शुरुआत है और इस कंपनी का मुख्यालय करनाल में है। दृश्य का मुख्यालय कहाँ है? करनाल में है। कहाँ है? करनाल में। ये भी पूछा जा सकता है कि जो दृश्य है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो करनाल में है। कहाँ है ये मुख्यालय? करनाल के अंदर है। और अगला प्रश्न देखते हैं इससे। अगला प्रश्न है 40वां भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर तक होगा। कब से कब तक होगा? 14 से 27 नवंबर 2021 तक होगा। कहाँ पे होगा ये? नई दिल्ली के अंदर होगा। कहाँ पे है ये? नई दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में होगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। और ये 40वां है। कौन सा है? 40वां है। ये भी पूछा जा सकती है। और इसमें हरियाणा का जो मंडप है उसकी थीम है, हरियाणा के मंडप की थीम पूछी जा सकती है। वो है आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर हरियाणा। ये इसकी थीम है। ये भी पूछी जा सकती है कि 40वां भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार मेला है उसके अंदर हरियाणा की थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर हरियाणा। तो
हरियाणा राज्य देश के सर्वाधिक प्रगतिशील राज्यों में शामिल है। हरियाणा प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में हुई उन्नति को एक आदर्श निवेश गंतव्य अंतहीन अवसर के संदेश के साथ हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम के विभिन्न फूड मेगा पार्क, फुटवियर पार्क, IMT व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें जैसे ये भी बताया गया है कि जो परिवार पहचान पत्र है, क्या है, परिवार पहचान पत्र बनाने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है। कौन सा राज्य है? पहला राज्य है। और इसके अंदर बताया गया है कि विद्युत निगम है जो, उसमें हरियाणा के 10 जिलों में, कितने जिलों में? 10 जिलों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। कितने घंटे? 24 घंटे बिजली। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, ये भी यहीं पे बताया गया है। और हरियाणा के 5367 गाँव में से 5367 गाँव में 24 घंटे बिजली। कुल 7000 के आसपास गांव हैं और उनमें से 5367 गाँव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। और 1658 गाँवों में 16 घंटे से लेकर 18 घंटे तक बिजली दी जा रही है। ये भी इस जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है इसमें हरियाणा के मंडप पे बताया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो जो याद रखने वाली बातें हैं वो क्या हैं? 40वां भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, नई दिल्ली के अंदर हुआ है, प्रगति मैदान में हुआ है। और इसमें हरियाणा की जो थीम है वो है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हरियाणा। और इसके अंदर क्या क्या दिखाया गया है? इसके अंदर हरियाणा के उद्यम की नीति है, उद्यम नीति है, रोजगार नीति है, एक खंड एक उत्पाद नीति है, हब है, एकीकृत विमानन हब है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है, उनके बारे में इसके अंदर बताया गया है। और इसके अंदर ये भी बताया गया कि परिवार पहचान पत्र है वो बनाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। और 10 जिलों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जा रही है। 5367 गाँव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है, 10 जिलों में दी जा रही है। और 10 जिलों में 5367 गाँवों के अंदर दी जा रही है। ये गाँव ज़्यादा हैं और 10 जिलों में तो कम्प्लीटली दी जा रही है। और 1658 गाँवों में 16 घंटे से लेकर 18 घंटे तक बिजली दी जा रही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जागृति साइकिल यात्रा। एक जागृति योजना भी है, ये जागृति योजना नहीं है, जागृति साइकिल यात्रा है। तो ये कब है? 15 नवंबर 2021 को, 15 नवंबर 2021 को। हरियाणा के जो पुलिस निदेशक है PK अग्रवाल, हरियाणा के पुलिस निदेशक कौन है? PK अग्रवाल। उन्होंने शुरू की है ने पुलिस मुख्यालय में राज्य भर में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा 1 महीने की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई है। इन्होंने क्या किया है? हरी झंडी दिखाई है। अच्छा, ये जो यात्रा है ये हरियाणा के सभी जिलों को कवर करेगी और वहाँ इस रैली के आगमन पर जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, काम पे जाने वाली महिलाएं हैं, उनको जागरूक किया जाएगा। और इसमें 16 महिला पुलिस साइकिल चालकों की टीम आई है। 16 पुलिस महिला साइकिल चालकों की टीम को रवाना किया गया है। और ये सारे हरियाणा के अंदर घूमेगी और लगभग 1194 किलोमीटर की दूरी को सारे हरियाणा में ये तय करेगी। और 10 दिसंबर 2021 को इसका समापन होगा। 10 दिसंबर 2021 को इसका समापन होगा। और इसका जो नारा है वो है जागरूक नारी शक्ति हमारी। क्या नारा है? जागरूक नारी शक्ति हमारी। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, शक्ति हमारी। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, पेपर लेने वाला, उसकी मेंटलिटी ये होती है कि वो बच्चों से वो बात पूछे जो बच्चे पढ़ के नहीं आए।
तो देखिए, जागृति साइकिल यात्रा की है। पीके अग्रवाल है पुलिस महानिदेशक, उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई है। कहाँ से? पंचकूला से दिखाई है। ये पीके महानिदेशक हैं, ये यहाँ पे झंडी दिखा रहे हैं। ये साइकिल हैं, 16 पुलिस महिला साइकिल चालक हैं और 1194 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। और इसका नारा है जागरूक नारी शक्ति हमारी। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा टॉपिक है इंडियन साइन लैंग्वेज की पुस्तकों का विमोचन। ये कब किया गया है? 14 नवंबर को किया गया है। कब किया गया है? 14 नवंबर 2021 को। किसने किया है? बाल दिवस के अवसर पर गुरुग्राम के। कहाँ किया है? गुरुग्राम में किया है। गुरुग्राम में किया है। मनोहर लाल खट्टर ने किया, जो हमारे सीएम हैं, मुख्यमंत्री साहब ने किया है। और गुरुग्राम के अंदर है श्रवण व वाणी निशक्त जन कल्याण केंद्र। श्रवण व वाणी निशक्त जन कल्याण केंद्र। और ये 5वीं कक्षा तक की पुस्तक है। उसको इन्होंने पहली से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये पुस्तकें तैयार की गई हैं, 1st to 5th क्लास के लिए। तो 6 वर्ष तक की आयु के पहली से 5वीं कक्षा तक के मूक बधिर बच्चों के लिए इस केंद्र ने पाठ्य पुस्तक तैयार की है और उससे हरियाणा प्रदेश के साथ देश के श्रवण एवं वाणी निशक्त जनों को लाभ होगा। देश में मूक बधिर बच्चों की संख्या लगभग 50 लाख है और हरियाणा में लगभग 1.5 लाख ऐसे हैं जो मूक और बधिर है। और बस इतना ही है इसके बारे में। तो जो आपको याद रखनी है, इंडियन साइन लैंग्वेज की पुस्तकों का विवेचन किया है, पहली से 5वीं क्लास तक के लिए किया गया है। 14 नवंबर 2021 को बाल दिवस था, उस दिन किया गया है। गुरुग्राम में किया गया है और गुरुग्राम में श्रवण व वाणी निशक्त जन कल्याण केंद्र, इस केंद्र ने ये कल्याण केंद्र ये पेन थोड़ा जल्दी चल जाता है कई बार स्पीड से, उसके कारण थोड़ी सी हैंडराइटिंग भी गड़बड़ा जाती है और फिसल सा जाता है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कार 2021 ये अभी 13 नवंबर को दिए गए हैं, 13 नवंबर को, और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिए गए हैं। तो इसमें हरियाणा के कुल 12 खिलाड़ी थे। हरियाणा के 12 खिलाड़ी थे जिनको ये पुरस्कार मिला है और 4 उनके प्रशिक्षक थे या कोच कह सकते हो आप इंग्लिश के अंदर, कोच थे, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड मिले हैं। पैरा तीरंदाज मिले हैं जिनको इनाम मिले हैं। इनमें नीरज चोपड़ा है हरियाणा से, नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा को मिला है। मनीष नरवाल को मिला है, मनीष नरवाल को यह इनाम मिला है। रवि दहिया को मिला है, रवि दहिया को मिला है। और इसके साथ साथ सुमित अंतिल हैं, पैरालंपिक सुमित अंतिल, इसको भी ये पैरालंपिक से हैं, इन्हें भी ये पुरस्कार मिला है। और जो गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार है में क्रिकेट कोच सरकार तलवार को मिला है। क्रिकेट कोच है द्रोणाचार्य, उन्हें सरकार तलवार को मिला है। कबड्डी कोच आसान कुमार को सम्मानित किया गया है और हॉकी के कोच प्रीतम सिवाच को भी ये सम्मान, द्रोणाचार्य सम्मान दिए गए हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ से हरियाणा से हैं उनमें एक पैरा एथलीट है योगेश कथुरिया, उन्हें मिला है। हॉकी खिलाड़ी सुरेंद्र पालौड को मिला है। हॉकी खिलाड़ी सिंहराज को मिला है। सुमित कुमार को मिला है। पहलवान दीपक पूनिया को मिला है। पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह को मिला है। हॉकी खिलाड़ी मोनिका मलिक को मिला है। कबड्डी के खिलाड़ी संदीप नरवाल को मिला है।
और इन सबको ये इनाम मिले हैं। तो इसी के साथ चलिए आगे देखते हैं अगले को। अगला है हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। तो इसमें हिसार से हैं डॉक्टर शर्मिला, हिसार से डॉक्टर शर्मिला, हिसार से डॉक्टर शर्मिला। उन्हें पुरस्कार मिला है 3 टुकड़ा सूरज के लिए, 3 टुकड़ा सूरज। ये भी पूछा जा सकता है कि 3 टुकड़ा सूरज है जो कृति है वो किसकी है, डॉक्टर शर्मिला की है। और डॉक्टर शर्मिला कहाँ से, हिसार से हैं। ये कविता की है एक, 3 टुकड़ा सूरज क्या है, कविता है। और कहानी में रोहतक से हैं। कहानी के लिए किसको मिला है, रोहतक से मिला है विजय विभोर। किसको मिला है, विजय विभोर। कहानी के लिए मिला है इन्हें। और इनकी कहानी का नाम था फिर वही पहली रात, फिर वही पहली रात, इसके लिए इन्हें मिला है। और निबंध में पुरस्कार मिला है अम्बाला के पंकज शर्मा को। निबंध में अम्बाला से पंकज शर्मा, अम्बाला से पंकज शर्मा को मिला है। और यात्रा वृतांत में बलजीत सिंह हैं, काले पानी का सफ़ेद सच। यात्रा वृतांत में बलजीत हैं, हिसार से है ये, बलजीत सिंह हिसार से। इन्हें मिला है काले पानी का सफ़ेद सच, काले पानी का सफ़ेद सच, सफ़ेद सच। और इसके अलावा 2020 की जो हिंदी कहानी प्रतियोगिता थी सिरसा के सुरेश बर्नवाल की कहानी गीले पन्ने को प्रथम स्थान मिला है, गीले पन्ने को प्रथम स्थान मिला है। गीले पन्ने ये है सुरेश बर्नवाल की, सुरेश बर्नवाल, इनको प्रथम पुरस्कार मिला है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रमुख विषय है हमारा साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस अभियान। 4 अक्टूबर को मनाया गया था। ये कब मनाया गया था, 4 अक्टूबर को मनाया गया था। और हरियाणा सरकार के जो सभी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनमें साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस अभियान चलाया गया था, जिससे विद्यार्थियों को, कर्मचारियों को और समाज के लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाया जाए। तो साइबर फ्रॉड क्या है, आजकल जो आपके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की जाती है, जिसमें धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति आपके पास नहीं आता, आपका क्रेडिट कार्ड है या आपका डेबिट कार्ड है, उनकी जो डिटेल होती है वह आपसे चुरा लेता है, क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की, या आपकी ऑनलाइन जो बैंकिंग है उसकी डिटेल आपसे चुरा के और फिर आपसे धोखाधड़ी करता है। उसे कहते हैं साइबर क्राइम। और इसके लिए जो सुरक्षा होती है, उसके लिए साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस अभियान चलाया जाता है सरकार के द्वारा। आपके पास भी मोबाइल में मैसेज वगैरह आए होंगे काफ़ी कुछ। तो वैसे ये साइबर जो इन चीज़ें होती हैं, जो साइबर अवेयरनेस अभियान होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आपके पास आपकी जो OTP होती है, आपके पास जो OTP आती है, कभी भी आप किसी को अपनी 6 अंकों की OTP होती है जो, वो कभी भी किसी को ना बताएं। हमेशा अपनी OTP अपने पास सुरक्षित रखिए। अगर किसी का फ़ोन आता है कि आपका मतलब नंबर बंद हो रहा है, आपका खाता बंद हो रहा है, तो इस बात की ध्यान रखिए कि कभी भी बैंक वाले या कंपनी वाले आपको फ़ोन करके इसके बारे में नहीं कहते, और ना ही कभी वो आपसे OTP वगैरह नहीं मांगते हैं। तो इसलिए इसी से आप बच सकते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस अभियान कब चलाया गया था, तो 4 अक्टूबर को चलाया गया था। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। तो हरियाणा को 5 अक्टूबर को 2021 को 5 अक्टूबर 2021 को हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के सभी 22 जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए मंजूरी
जो केंद्र सरकार है उससे ली। तो सभी ज़िले हैं उनमें से अलग अलग चीज़ों के लिए, तो जैसे अम्बाला ज़िला है, गुरुग्राम ज़िले में आंवला, झज्जर में अमरूद, जींद में मुर्गी पालन, करनाल में हरी पत्तेदार सब्जियां, कुरुक्षेत्र में आलू, नूंह पलवल में टमाटर, पंचकुला में अदरक, हिसार और कैथल में दूध व दूध के उत्पादकों की ब्रांडिंग की जाएगी। पानीपत जिले में गाजर, रेवाड़ी में सरसों, सिरसा में किन्नू, सोनीपत में मटर और यमुनानगर में आम से संबंधित उत्पादों को नई पहचान दी जाएगी। इसके अलावा जैसे अम्बाला है, अम्बाला में प्याज, अम्बाला में प्याज, और जो भिवानी, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ है, भिवानी, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, इन सब के अंदर मौसमी जो फल हैं, जैसे मौसमी है, नींबू है, संतरा है, इनकी ब्रांडिंग की जाएगी। और चरखी दादरी है और फरीदाबाद है, उसमें दादरी, फरीदाबाद और रोहतक में खरबूजा, कद्दू, तरबूज, इनकी ब्रांडिंग की जाएगी। और इसके लिए इन चीज़ों को स्पेशल इनका सिस्टम बनाया जाएगा, ताकि जो अम्बाला है, ये अम्बाला, ताकि जो किसान हैं उन्हें अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। और दुष्यंत चौटाला ने इस पर यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे छोटे उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा लिए मिल सके। इसके लिए सरकार हर ब्लॉक को उसके अपने उत्पाद के साथ एक औद्योगिक विजन से जोड़ेगी, और इसी तरह धीरे धीरे किसानों को फ़ायदा होगा, आम जनता को फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस शब्द को प्रतिबंध कर दिया गया उसके इस्तेमाल पर। तो अब क्या है, जो हरियाणा का कोई भी राजभाषा है, भाषण है, या किसी भी संबंध में इस शब्द का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। गुरु गोरखनाथ थे, वो एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो गोरख धंधा शब्द के उपयोग पर इनका ये जो समाज है, गुरु गोरखनाथ का जो समुदाय है, उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि इससे गुरु गोरखनाथ के अनुयायियों की भावनाएं आहत करता है, और इसलिए इस शब्द के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आपको शायद पता भी होगा कि गुरु गोरखनाथ योगी के एक संत थे। गुरु गोरखनाथ योगी के संत थे। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था, अनेक ग्रंथों की रचना की थी, और गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखनगर में है, गोरखनगर यूपी में है इनका मंदिर। और गोरखनाथ के शिष्य बाबा भैरवनाथ था। तो ये जो गुरु गोरखनाथ थे, ये लोगों को चमत्कार दिखाते थे, और जिससे लोग इनके भक्त बन जाते थे। लेकिन आज के समय में वो जो गोरखनाथ जो कर्तव्य दिखाते थे, इसी प्रकार से आजकल ऐसा हो गया है कि अगर कोई आदमी कोई ऐसा काम करता है जो समाज में सही नहीं है, तो उसे गोरख धंधा कहने लग गए हैं, और इसी के कारण उसको गोरख धंधे को इससे जोड़ने लग गए थे। तो इसलिए ये जो गोरखनाथ थे गुरु, इनके जो अनुयायी थे, उनको इससे आपत्ति थी। तो उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को कहा कि गोरख धंधा जो शब्द है उसे प्रतिबंधित किया जाए, बैन किया जाए। तो इसलिए हरियाणा सरकार ने सभी भाषणों में, राजभाषणों में, अखबारों वगैरह के लिए मानक जो भाषा है उसमें गोरख धंधे शब्द को प्रतिबंधित कर दिया है। तो चलिए देखते हैं अगला है हरियाणा सांझी उत्सव। हरियाणा सांझी उत्सव तो 7 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ था। ये 7 अक्टूबर 2021 को कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ है। ये कहाँ शुरू हुआ है? कुरुक्षेत्र में शुरू किया गया है। और हरियाणा सरकार का जो कला व संस्कृति कार्य विभाग है और विरासत हेरिटेज विलेज कुरुक्षेत्र है, उनके संयुक्त तत्वाधान में हरियाणा सांझी उत्सव शुरू हुआ है, और इसमें 50 से अधिक टीमें भाग ले रही हैं। और राज्य स्तर पर ये पहली बार
आयोजित किया जा रहा है। ये जो क्या है, पहली बार है हरियाणा में, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि कहाँ हो रहा है, तो कुरुक्षेत्र में हो रहा है। तो इसमें लोक कला के साथ हरियाणा की प्राचीन विषय वस्तुओं की भी प्रदर्शनी की जाएगी। 15 अक्टूबर तक चलेगा ये। और इसमें हरियाणा में अलग अलग राज्यों, अलग अलग ज़िलों से लगभग 50 टीमों ने भाग लिया है। तो हरियाणा सांझी उत्सव कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ है 7 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक। 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा, ये हो चुका है वैसे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंशु मलिक को कुश्ती का रजत पदक, ये हमारे हरियाणा की बेटी है पहलवान अंशु मलिक, इसको कुश्ती में रजत पदक मिला है। और ये रजत पदक, सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर है। पहली महिला रेसलर है, पहली महिला पहलवान है। और नॉर्वे के ओस्लो, नॉर्वे एक देश है, नॉर्वे और स्वीडन का नाम सुना होगा, वहाँ पे ओस्लो है, वहाँ पे इन्होंने ये चैम्पियनशिप जीती है। 57 किलोग्राम भार में ये खेलती है, 57 किलोग्राम भार में खेलती है। और यहाँ पे इसने अमेरिका की हेलेन मोरालिस को हराया है। किसको हराया है? हेलेन मोरालिस। कहाँ की है? यूएसए की है। कहाँ की है? यूएसए की है। इसको 4-1 से हराया इसने। किससे हराया? 4-1 से हराया है। और अंशु मलिक से पहले गीता फोगाट है, बबीता फोगाट है, विनेश फोगाट है और पूजा ढांडा है। कौन कौन है? गीता, बबीता, विनेश, इन सब ने, और एक थी पूजा ढांडा। ये सब फोगाट हैं, फोगाट बहनें हैं, फोगाट बहनें। और ये पूजा ढांडा, इन सभी ने कांस्य पदक जीता था। इन्होंने क्या जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था। ये पहला है जो सिल्वर मेडल जीता है। और अगर पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों में सुशील कुमार और बजरंग पूनिया यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। और सुशील कुमार को तो गोल्ड मिला था 2010 में। कुश्ती का रजत पदक मिला है अंशु मलिक को। और वर्ल्ड कुश्ती चैम्पियनशिप थी ये, कौन सी थी? वर्ल्ड कुश्ती चैम्पियनशिप में, वर्ल्ड कुश्ती चैम्पियनशिप में। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी कि अंशु मलिक को रजत पदक मिला है, पहली महिला पहलवान है जिसको रजत पदक मिला है। इससे पहले गीता, बबीता, विनेश और पूजा को ब्रोंज मेडल मिले हुए हैं। नॉर्वे के ओस्लो में इन्होंने 57 किलोग्राम भार में ये जीता है। और अमेरिका की, यूएसए की हेलेन मोरालिस को 4-1 से इन्होंने हराया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अब की बार का इसकी थीम थी मेंटल हेल्थ। हरियाणा की है ये थीम, इन अनइक्वल वर्ल्ड। मेंटल हेल्थ इन अनइक्वल वर्ल्ड, मानसिक स्वास्थ्य इस असमान संसार में। तो हरियाणा में 10 अक्टूबर को ये मनाया गया था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ। तो आपको एक तो इस बात का पता होना चाहिए कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर 10वां महीना होता है, 10-10 को क्या होता है? 10-10 को मनाया जाता है। तो हरियाणा में जो स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय है, उन्होंने मनाया है ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और इसकी थीम है, बस ये 2 चीज़ें आप इसकी याद कर लीजिए, इतने से आपका काम चल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो शाम की पहाड़ी पर मुंड रूपी उत्तर मध्यकालीन प्रतिमा मिली है। तो हरियाणा के भिवानी में तोशाम है, भिवानी ज़िला है, उसमें तोशाम है। तोशाम में पहाड़ है खानक का, और उस तोशाम के पास तो वहाँ पर एक पत्थर की मुंड रूपी
प्रतिमा मिली है जो देखने में किसी पुरुष की मिल रही है। किसकी लग रही है? वो पुरुष की प्रतिमा लग रही है। और इससे पहले भी तोशाम की जो पहाड़ी है उस पर भगवान वामन की मूर्ति मिली थी। किसकी मिली थी? वामन की मूर्ति मिली थी, भगवान वामन की। और यूँ बताते हैं कि इस पहाड़ी पर अज्ञातवास के समय पांडवों का वास रहा था और पृथ्वीराज चौहान महल नुमा बने बारादरी के नाम से विख्यात महल में अपनी कचहरी लगाते हैं। और तोशाम का जो पहाड़ है लगभग 800 फुट ऊंचा है, 800 फीट ऊंचा है। इस पहाड़ी पर अशोक चक्कर, इस पहाड़ी पर अशोक चक्कर, पंचतीर्थी कुंड, ग्यारसिया कुंड, कुंड जैसे अनेक साक्ष्य उपलब्ध हैं जो इसकी ऐतिहासिकता को बताते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है परिवार पहचान पत्र। तो ये हरियाणा के, देखिए मेरा परिवार हरियाणा.gov.in पर परिवारों को सम्मिलित करने के लिए परिवार पहचान पत्र, ज़रूरतमंद परिवारों को घर बैठे मिलेगी सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी, 8 अंकों का पहचान नंबर जारी होगा, सभी योजनाओं का लाभ एक ही पहचान पत्र से मिलेगा, भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश और डुप्लीकेसी की संभावनाएं होंगी कम। तो ये है परिवार पहचान पत्र। ये इसकी साइट है मेरा परिवार.हरियाणा.gov.in। तो हरियाणा में ये 11 अक्टूबर 2021 को हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की पहली बैठक में मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा 1 नवंबर से विभिन्न विभागों की सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ केवल परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिए जाने का निर्देश दिया है कि 1 नवंबर के बाद, किसके बाद में? 1 नवंबर 2021 के बाद में सभी जो योजनाओं का लाभ है वो पीपीपी के द्वारा दिया जाएगा, परिवार पहचान पत्र पीपीपी PPP। और इसमें 8 अंकों का एक विशिष्ट आईडी नंबर जारी किया जाता है। और इसका उद्देश्य है हरियाणा में सभी परिवारों का प्रमाणिक सत्यापित और विश्वसनीय डाटा तैयार करना, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ, और इसके अंदर आप अपडेशन भी करवा सकते हो अपनी। अगर आपको कोई डाटा अपडेशन कराना है तो आपके पास 2 मौके होते हैं, उनमें आप अपना नाम है और उन चीज़ों को अगर आप कोई गलती है तो उनको आप ठीक करवा सकते हो। तो चलिए अगला देखते हैं। गुरुग्राम में हेली हब। गुरुग्राम में हेली हब नागरिक विमानन मंत्रालय है, ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, ये इनके नागरिक विमानन के हैं। तो 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया, 13 अक्टूबर 2021 को, कि हाल ही में घोषित नई हेलीकॉप्टर नीति के तहत देश में 4 हेली हब बनेंगे। कितने हेली हब बनेंगे? 4 हेली हब बनेंगे। एक बेंगलोर में बनेगा, एक मुंबई में बनेगा, एक असम में बनेगा और एक गुरुग्राम में बनेगा। तो गुरुग्राम है जो वो देश का 5वां हेली हब होगा। गुरुग्राम क्या है? ये 5वां हेली हब है। 4 पहले हैं। और इसमें क्या है? उड़ान भरने की, पार्किंग की, उड़ान की, पार्किंग की, रीफिलिंग की, मरम्मत की सुविधा उपलब्ध होगी, मरम्मत की सुविधा उपलब्ध होगी। और इसी 5वें जो गुरुग्राम में है हेली हब, इससे जो दिल्ली है उसके ऊपर भी जो एयर ट्रैफिक है उसकी समस्या कम हो जाएगी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ है, ये ऑफ नहीं है, ऑफ एडवांस स्टडी इन टीचर एजुकेशन। तो ये एक हमारे यहाँ पे पहले था, ये जिसका अंदर का चित्र है ये झज्जर का है, और अब ये 2 और शुरू करने जा रहे हैं। तो 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम व कुरुक्षेत्र में, कहाँ शुरू कर रहे हैं? एक गुरुग्राम में शुरू कर रहे हैं और एक कुरुक्षेत्र में शुरू कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में शुरू कर रहे हैं। और ये पहला हमारा झज्जर में था जिसकी ये तस्वीर लगी हुई है, ये झज्जर में है। अब ये 3 हो गए हैं। और इन दोनों संस्थानों में 4 वर्षीय बीएड कोर्स में
इसी सत्र से प्रवेश शुरू हो जाएगा और इसमें नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लागू करना शुरू कर देंगे। तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन टीचर एजुकेशन 2 प्रदेश स्तरीय संस्थान हरियाणा सरकार ने शुरू करने का निर्णय लिया है। एक पहले झज्जर में है, दूसरा गुरुग्राम में और तीसरा कुरुक्षेत्र में, और ये सारे मिला के कुल 3 हो जाएंगे हरियाणा के अंदर, जहाँ पे 4 वर्षीय बीएड, जो बीए प्लस बीएड दोनों के बीए प्लस बीएड का संयुक्त रूप होगी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है ई ट्रैक्टर। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर अनुसंधान करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। ये जो HAU यूनिवर्सिटी हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है, उसने ई ट्रैक्टर तैयार किया है और कुलपति हैं इसके BR। HAU यूनिवर्सिटी है जो HAU, इसके कुलपति है BR कंबोज। ठीक है, उन्होंने बताया था कि यह ट्रैक्टर 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और 1.5 टन वजन के ट्रेलर के साथ 80 किलोमीटर तक चल सकता है और डीजल के मुकाबले 32% सस्ता है। ये कितना सस्ता है? 32% सस्ता है। तो इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हर हित स्टोर। तो मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा ने, जो हमारे खट्टर हैं, उन्होंने 71 स्थानों पे, कितने स्थानों पे? 71 स्थानों पे हर हित स्टोर का लोकार्पण किया है और इन स्टोर के माध्यम से 2025 तक प्रदेश के हर परिवार को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। ये देखिए, ये हर हित स्टोर है और ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं। और जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम के फरूखनगर कस्बा में, फरूखनगर कस्बा में हर हित स्टोर जो है, इसके अंदर मुख्यमंत्री महोदय हैं, जो CM हैं, वह इसके पहले ग्राहक बने हैं। और फिर उन्होंने इसके बाद में हर हित जो स्टोर है, इसके बाद में मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि इसमें 60 कंपनियों के 60 कंपनियां हैं और उनके 550 उत्पाद हैं, वो उपलब्ध हैं। और ग्रामीण जो क्षेत्र है, मैं वहाँ पे 3000 की आबादी पर, ग्रामीण में 3000 पे एक स्टोर और शहरी में 10,000 पे एक स्टोर तैयार किया जाएगा। और ये हर हित स्टोर है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है मेरे ख्याल में। और ये खोला गया था 17 अक्टूबर को। कब खोला गया था? 17 अक्टूबर को। अगर पूछ लिया जाए कि कब हुआ था, तो 17 अक्टूबर को हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है सीरो सर्वेक्षण के तीसरे राउंड की रिपोर्ट जारी। अब ये सीरो सर्वेक्षण क्या होता है? सीरो सर्वेक्षण होता है, यह एक सीरोलॉजी टेस्ट होता है जिसमें किसी भी रैंडम व्यक्ति का ब्लड लेकर उसमें सेल्स और सीरम को अलग किया जाता है। एंटीबॉडी सीरम में ही पाई जाती है। इस सीरम में कोरोना वायरस के खिलाफ बनी एंटीबॉडी की जांच की जाती है। मतलब सीरो सर्वे क्या है? सीरो सर्वे है कि जैसे जो व्यक्ति हैं, आम जनता है, उनमें को रैंडमली उनके सैंपल लिए जाते हैं और सैंपल लेके उनमें ये देखा जाता है कि क्या उनमें किसी रोग पर विशेष के खिलाफ प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बन गई है या नहीं बनी है। तो हरियाणा में मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने स्वास्थ्य जो मंत्री अनिल विज, उन्होंने तीसरे राउंड की जो सीरो रिपोर्ट थी उसमें जारी की और उसमें उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 76% है। कितना है? 76% है। शहरियों का 78% है, शहरियों का 78% है और ग्रामीणों का 75% है, ग्रामीण का 75% है। और कुरुक्षेत्र में सबसे अधिक सीरो पॉजिटिविटी देखी गई है। कुरुक्षेत्र में KUK लिख देते हैं,
85% पाया गया वहाँ पे। कितना पाया गया है? 85% पाया गया है। और सबसे कम है वो फरीदाबाद में है। सबसे कम कहाँ पाई गई है? फरीदाबाद में पाई गई है, 64% है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें एंटीबॉडीज़ के बारे में ही होता है कि एंटीबॉडीज़ कितनी बनी है। तो देखिए, एंटीबॉडीज 2 तरह की होती है, IgM और दूसरी होती है IgG, इम्यूनोग्लोब्युलिन जी। IgG एंटीबॉडी लंबे समय तक शरीर में रहती है और एक तरह से वायरस के खिलाफ मेमोरी सेल्स का काम करती है। यही वजह है कि जब कई माह बाद भी कोरोना का वायरस शरीर पर अटैक करता है तो IgG एंटीबॉडी उसे पहचान कर ख़त्म कर देती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो IgG है वो अधिक लंबे समय तक रहती है शरीर के अंदर, और जो IgM है वो इसके मुकाबले थोड़े समय तक रहती हैं। आमतौर पर IgG एंटीबॉडी इंसान के शरीर में 4 से 6 महीने तक रहती है। एंटीबॉडी चेक करने के लिए CLI टेस्ट होता है और एक एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ये एक टेस्ट किया जाता है जो एंटीबॉडी की जानकारी के लिए किया जाता है। तो एक हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जब बहुत सारी जनसंख्या में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है तो उसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इस स्थिति में सिर्फ वही लोग कोरोना संक्रमित होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। हर्ड इम्यूनिटी का फ़ायदा ये होता है कि संक्रमण फैल नहीं पाता। सीरो सर्वे करने का मकसद भी यही होता है कि पता लगाया जाए कि हर्ड इम्यूनिटी कितनी जनसंख्या में बन गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाकर भी सरकार देश में कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी बनाने की कोशिश कर रही है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सीरो सर्वेक्षण किसके काम आता है? तो सीरो सर्वेक्षण होता है ये किसी भी रोग के खिलाफ जो एक आम जनता है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ की जानकारी देता है कि कितने लोगों में इसके वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है। तो चलिए अगला देखते हैं। हरियाणा सरकार ने स्वस्थ हरियाणा ऐप चालू की है। ये क्या है? जो नागरिक हॉस्पिटल है उनमें लंबी लाइनों से निजात दिलाने के लिए है। जो लंबी लाइन है उनसे निजात दिलाने के लिए इस ऐप के माध्यम से कोई भी मरीज़ प्रदेश के किसी भी नागरिक हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और इसको हरियाणा के स्वास्थ्य संस्थानों में स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर HSHRC के द्वारा बनाया गया है। किसको स्वास्थ्य हरियाणा ऐप को किसने बनाया है? HSHRC, ये सिंगल सी है, डबल सी नहीं है, इसके द्वारा बनाया गया है। और इस ऐप के द्वारा मरीजों का एडवांस रजिस्ट्रेशन, जनसांख्यिकी विवरण भरा जा सकेगा और अपना भूतपूर्व रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड भी देख सकेंगे। OPD का चयन कर सकेंगे और निकटतम ब्लड बैंक की जानकारी भी इसमें मिलेगी आपको। तो हरियाणा स्वास्थ्य ऐप है HSRC, ये इसके अंदर बना हुआ भी है। तो इस ऐप को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी स्वस्थ हरियाणा ऐप है जो, उसके द्वारा आप कहीं भी अपना इलाज करवाने के लिए घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए इससे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021। तो ये हरियाणा को मिला है और हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं JP दलाल भिवानी से हैं ये, इन्हें यह अवार्ड दिया गया है और श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार दिया गया हरियाणा को पिछले 7 वर्षों में कृषि क्षेत्र में किए गए नवाचार व नई पद्धतियों को लागू करने के कारण किया गया है। और इस कार्यक्रम में जो हमारे प्रदेश से एक किसान थे कमल सिंह, इसमें एक किसान थे कमल सिंह, उन्हें भी सम्मानित किया गया था। ये हमारे भारत के कृषि मंत्री हैं और ये हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। और ये नरेंद्र सिंह तोमर है, ये नरेंद्र सिंह तोमर थे कृषि मंत्री, और ये JP दलाल है। ठीक है, तो बस इतना ही बहुत है इसके बारे में कि श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार है वो हरियाणा को मिला है। ये JP दलाल कृषि मंत्री, इन्होंने ग्रहण किया है और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इन्हें प्रदान किया है। और 12वां कृषि सम्मेलन था ये, 12वां कृषि सम्मेलन था ये, जिसमें ये पुरस्कार मिला है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बस इसी के साथ ये अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा।
थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल GS बाई ईश्वर सर। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन 1 महीने का वीडियो है तो 40-45 मिनट कोई ज़्यादा भी नहीं है। काफ़ी कम करने की कोशिश की है मैंने, काफ़ी चीज़ें पहले टाइप करके रखता हूँ ताकि बाद में समय कम लगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भविष्य में भी ऐसे वीडियो बनाता रहूं। गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।